अच्छा, अभी आपने एक बात की कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने पीएम बनना था। 2014 में 20 साल पहले डिसाइड हो चुका था। क्या 2044 में किस व्यक्ति ने पीएम बनना है ये डिसाइड हो चुका है आज की डेट में? मैं आपको बताऊं कि इस दिशा में डेफिनेटली काम चल ही रहा है, क्योंकि जो बाहर की जो एजेंसीज होती हैं वो अपने एसेट्स तैयार करती रहती हैं। ऐसा नहीं था कि उस टाइम अकेले मोदी जी पर दांव खेला गया था, उनके पास में ऐसे कई मोहरे थे। तो उसी तरह से जो बाहर की एजेंसीज होती हैं वो अपना नफ़ा नुकसान सोचती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें इसके साथ में जाने में फ़ायदा होगा, तो वो इससे चुनती हैं। डिसाइड कौन करता है बात? ये सारे बाहर की जो यदि आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल में यदि डीपर में जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड को चलाता कौन है? पूरे वर्ल्ड को गिने चुने मुट्ठी भर 50 लोग पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए, हम ये सोचते हैं जी कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए। अंग्रेज का मतलब कौन? कि इंग्लैंड की महारानी या इंग्लैंड के किंग हमारे ऊपर राज करके गए। इंग्लैंड की महारानी और इंग्लैंड के किंग के ऊपर कौन राज करता था? बॉस का भी तो बॉस होता है ना। तो इंग्लैंड की महारानी और इंग्लैंड के राजा को कौन कंट्रोल करता था? वहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा जो तालिबान आया है। तो तालिबान का आना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वरदान की तरह है। ये बात उल्ट कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे कुछ और सोचा जा रहा है। ये लोग प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि देखो तालिबान आएगा तो देखो ऐसे मारकाट मचेगी, ऐसे कट्टरता आएगी, ऐसे दाढ़ी वाले आ जाएंगे, वो सबको बुर्का पहना देंगे, वो ऐसे गोलियां मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। एक तरह का डर बैठाया जाता है जिसको कि इस भाषा में बोला जाता है इस्लामोफोबिया। तो पूरा जो राजनीति है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो पूरा यहूदियों का कब्जा है उसके ऊपर। और यहूदी जो है पूरे वर्ल्ड को इस्लामोफोबिया से डराते हैं, जबकि नेचुरल ग्राउंड पे ऐसा कुछ होता नहीं है। इस्लामोफोबिया उनका क्रिएट किया हुआ होता है। हिंदुस्तान के अंदर चाइना का इन्फ्लिट्रेशन बढ़ रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान आया है, उससे भारत सरकार को खतरा है, भारत सरकार को नुकसान हुआ है, लेकिन भाजपा और मोदी जी को फायदा हुआ। किस दिशा में फायदा होगा? उन्हें इलेक्टोरल और पॉलिटिकल फायदा हुआ। भारत सरकार का स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेसी वाइज भारत सरकार को लॉस हुआ है, इकोनॉमी लॉस भारत सरकार की हुई है, लेकिन पर्सनल गेन और पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट मोदी जी और भाजपा को। स्टेट में कौन सा सीएम लगना है, कौन सा सीएम का चेहरा होगा, क्या वो भी सेंटर करता है तय, कि वो भी ऊपर से ही आप जैसे बोल रहे हो बाहर से तय हो? क्या था? यदि मैं पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से बात करूं तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी XYZ पार्टी हो, तो एक तो किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी का जो भी नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो पार्टी को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्टाइल में उसको चलाता है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि देश की 99.99% पॉपुलेशन को वो एक न्यूज़ देख करके ये नहीं बता सकता कि इस न्यूज़ के पीछे का एजेंडा क्या है। ये पेड न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है या एजेंडे वाली न्यूज़ है या स्पॉन्सर्ड न्यूज़ है, इस न्यूज़ को किसने लगवाई है और लगवाने के पीछे किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, लोगों को समझ नहीं है। तो आपने फ़ोन की बात की, फ़ोन पे लगे रहते हैं 16 साल के जो नौजवान है, उसके बाद वीडियो गेम आ जाती है, फिर गेम आ जाती है, फिर स्कूल की स्टडी है। क्या ये भी प्रोपेगेंडा है एक गेम को लेके, या इनको यूथ को इस साइड जाने ही ना दिया जाए? भी कैसे राजनीति होती है, क्या राजनीति करनी है? बिल्कुल, ये सब जो है, देखिए, जो बाहर की जो एजेंसीज होती हैं, वो लोग जब प्लानिंग करती हैं तो वो लोग मल्टी डायमेंशनल प्लानिंग करते हैं, कई साल आगे की सोच करके रखते हैं। उन्हें ये तक पता होता है कि आज के 10 साल बाद में भी हमें पावर में आना है, हमें आज के 20 साल बाद में भी पावर में रहना है। तो जब मोदी जी पावर में आए 2014 में, तो उनको 2014 में पावर में लाने की तैयारी उससे 20 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो जब 2014 में मोदी जी को लाया गया, तो इसका मतलब कि वो लोग प्रोग्रामिंग उसके 10 साल पहले से कर रहे थे। तो जो बच्चा 10 साल उस टाइम, जो 10 साल की उम्र में का जो बच्चा था, उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि तुम्हें खाली मोबाइल गैजेट्स में और टीवी में ही तुम्हें उलझ करके रहना है, मॉल के अंदर घूम रहा हो। यदि मैं उस यूथ से उसका पॉलिटिकल विल या उनकी पॉलिटिकल नॉलेज पूछना चाहूँ, तो वो बता भी नहीं पाएगा कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब की हायरार्की क्या होती है, इस तरह से कौन बड़ा है कौन छोटा है, दे डोंट नो।
पंजाब को तो पता चल गया होगा ना अभी। देखिए पंजाब जो है एक हिस्टोरिकल रूप से भी थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप का स्टेट रहा है। यंग जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन को तो आपने संघर्ष करने की शक्ति ही आपने ख़त्म कर दी। तो ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसे कहते हैं, जो आज किसान नेता जो बोलते हैं कि हम फसल बचाने की बात नहीं कर रहे, हम नस्ल बचाने की बात कर रहे हैं। तो जो जहाँ पे एक लाइन आती है नस्ल बचाने की बात, तो जो बाहर की जो एजेंसीज हैं वो इस तरीके से उन्होंने अपना बाजारवाद और उपभोक्तावाद उन्होंने मार्केट में इस तरह से डाला है कि जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो शायद थोड़े दिनों बाद में पता पड़ेगा कि गली मोहल्ले में जाके कैसे खेलते हैं, सोशल गैदरिंग कैसे करते हैं। वो तो अपना फ़ोन और अपना टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के साथ में खेलते खेलते बड़े होंगे। पंजाब आपका एक जागरूक स्टेट है। यदि आप पंजाब से बाहर निकल जाइए, कई सारे ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पे आप जाइए, शहरों के यूथ में जाइए, जिस यूथ की उम्र 16 साल से लेके 25 साल के बीच में है, आप उनकी पॉलिटिकल लिटरेसी को चेक करिए। उनकी पॉलिटिकल लिटरेसी एकदम 0 है। किसान मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत और उनके संघर्ष को मेरा सलाम है। मैं उनकी संघर्ष करने की क्षमता को दिल से एक्सेप्ट करते हुए बधाई देता हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ही ਗੱਲਬਾत करेंगे। साढ़े ਨਾਲ मौजूद ने नवनीत चतुर्वेदी जी। लास्ट भी मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया भी जियो पॉलिटिक्स कहते किसे हैं, कैसे चलती है। तो सबसे पहले मेरा सवाल किसानी आंदोलन को लेके है। आपकी जियो पॉलिटिक्स 2 आ रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर किसान बंगाल में गए, वहाँ पे जाके बोले बीजेपी को हराओ और किसी भी पार्टी को वोट डाल देना, लेकिन बीजेपी को नहीं डालनी है। यूपी में इलेक्शन है अगले साल, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? अगर आप समझते हो जियो पॉलिटिक्स क्या, अगर आपने किताब लिखी है तो अगर आपके नज़रिए से देखना हो और पूरी दुनिया के नज़रिए से देखना हो, समझना हो इन चीज़ों को, क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए जैसा आपने बोला कि भाई किसान नेताओं ने बंगाल के अंदर जाके प्रचार किया, बोला कि आप बीजेपी को वोट ना दो। वही चीज़ किसान नेता बोल रहे हैं कि यही काम वो लोग उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, यहाँ भी जाके करेंगे। जो किसान नेता हैं वो अपनी समझ में जितना उनको समझ आती है, उनको ये लगता है कि यदि वो एक आम जनता को जा कर के यदि एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आम पब्लिक का मूड वो चेंज कर पाएँ। तो उनकी अपनी सोच है, वो अपने सोच के हिसाब से अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में मेरी राय जो है, निजी राय, यदि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से बोलूं तो वो एकदम अलग है। किसान मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत और उनके संघर्ष को मेरा सलाम है। मैं उनकी संघर्ष करने की क्षमता को दिल से एक्सेप्ट करते हुए बधाई देता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी में इस तरह का संघर्ष, सत्ता से असहमति के स्वर होते रहने चाहिए और होना चाहिए। अब आता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी महापंचायत हुई है, महापंचायत का इम्पैक्ट क्या आएगा, उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे देश की जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको आपको समझना पड़ेगा। आप खुद देखिए कि हमारे घरों में एक छोटा बच्चा होता है, 2 साल की उम्र से वो कार्टून टीवी देखना शुरू कर देता है। परिवार के लोग भी बहुत खुश होते हैं कि चलो पिंड छूटा, हमारा सर नहीं खा रहा, टीवी के आगे बिजी है जी। तो एक बच्चा 2 साल की उम्र से लेके 10 साल की 11 साल की उम्र तक तो वो कार्टून देखता रहता है। फिर आप उसको हाथ में फ़ोन पकड़ा दोगे तो वो फ़ोन में गेम खेलता रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वीडियो गेम में आ जाएगा, तरह तरह के वीडियो गेम आ चुके हैं, पबजी वगैरह में आ गया।
तो उस बच्चे के अंदर में, और जो एक हमारी जो जनरेशन थी, आज से 30 साल पहले की जो जनरेशन थी, जो जाके गली के अंदर, पार्क के अंदर जाके जो खेलती थी, तो जो यंग जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन को तो आपने संघर्ष करने की शक्ति ही आपने ख़त्म कर दी। तो ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, जिसे कहते हैं, जो आज किसान नेता जो बोलते हैं कि हम फसल बचाने की बात नहीं कर रहे, हम नस्ल बचाने की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे एक लाइन आती है नस्ल बचाने की बात, तो जो बाहर की जो एजेंसीज हैं वो इस तरीके से उन्होंने अपना बाजारवाद और उपभोक्तावाद उन्होंने मार्केट में इस तरह से डाला है कि जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो शायद थोड़े दिनों बाद में पता पड़ेगा इसी कि गली मोहल्ले में जाके कैसे खेलते हैं, सोशल गैदरिंग कैसे करते हैं, वो तो अपना फ़ोन और अपना टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के साथ में खेलते खेलते बड़े होंगे। तो जो बच्चे इस तरह से खेल खेल के जो बड़े हो रहे हैं, और जब वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की पढ़ाई के प्रेशर में आ जाते हैं, वो बच्चा 18 साल की उम्र में वोट देने का राइट आ जाता है। पंजाब आपका एक जागरूक स्टेट है। यदि आप पंजाब से बाहर निकल जाइए, कई सारे ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पे आप जाइए, शहरों के यूथ में जाइए, जिस यूथ की उम्र 16 साल से लेके 25 साल के बीच में है, आप उनकी पॉलिटिकल लिटरेसी को चेक करिए, उनकी पॉलिटिकल लिटरेसी एकदम निल बटा जीरो है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि भाजपा क्या है, कांग्रेस क्या है, नथिंग, दे नोज नथिंग। बस वो लोग जाते हैं, 18 साल के हो चुके, उनको वोटिंग राइट्स हैं, तो उन्हें ग्लैमर नज़र आता है मार्केट में। जैसे आज कोई एक बड़ी कंपनी का, ब्रांड का खूब ज़्यादा विज्ञापन आता है, तो आदमी ना चाहते हुए भी मार्केट में जाके बोलता है कि मेरे को ये वाला ब्रांड दो। तो उसी तरह से मार्केट में ब्रांड किसका दिखता है? एडवर्टीजमेंट में बीजेपी का दिखता है। तो 18 से 25 साल का जो यूथ है वो नॉन स्टॉप बीजेपी का वोटर आज की तारीख में बन चुका है। दूसरा जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोटर है वो है उसके पेंशनर, जो आज 55-60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, जिन्हें पेंशन मिल रही है। उनको कोई इकोनॉमिकल टेंशन नहीं है, हर महीने की 1 तारीख को पेंशन मिलती है। आप यकीन ना आए तो किसी भी आप शहर के पार्क में मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे जाइए, आपको मार्केट के अंदर जितने सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोग मिल जाएं, आप उनसे भाजपा के विरोध में या सरकार के विरोध में आप 2 लाइन बात करके देखिए, वो आपको काट खाने को दौड़ेंगे। वो तो यही कहेंगे जी कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि उन बुजुर्गों की पेंशन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाए। उनकी एफडीआर पर जो उन्हें इंटरेस्ट मिल रही थी, वो इंटरेस्ट की रेट उनकी आधी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद में जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो सपोर्टर वर्ग है वो है अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास में जो लोग नौकरी पेशा हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रैंक के ऑफिसर्स हैं, आप उनको देख कर के आ जाइए। अपने आस पड़ोस में कहीं पर भी आप एक बेसिक सर्वे कर लीजिए, आपको नतीजा आपके सामने आ जाएगा कि जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोग खाते पीते घर के हैं, ठीक ठाक जिनकी इकोनॉमिकल पोजीशन है, जिन्हें इस नोटबंदी से या जिन्हें इस लॉकडाउन से जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ा है, ऐसे लोगों से आप बात करके देखिए। एक कहावत है कि जाके पैर न जिनके पैर नहीं फटे होते हैं, उन्हें पैर का दर्द महसूस नहीं होता है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें इकोनॉमिकल क्राइसिस महसूस नहीं हुई है। इन्हें हर महीने की 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, अच्छी इनकम है, पुराना बैंक बैलेंस है, तो इन्हें पता ही नहीं पड़ रहा कि संघर्ष किसे कहते हैं। ये आपने मिडिल क्लास की बात की है अभी, एक अपर मिडिल क्लास की बात कही है। अपर मिडिल क्लास की। अभी तेल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का फैक्ट तो पड़ा होगा। अभी अभी ऑयल, बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो इनका जो प्रोपेगेंडा सेल है, मेरी किताब के अंदर एक फैक्ट आता है प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा में वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आपका जो पेट्रोल है जी, मान लो चलो 20 रुपये 30 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो वो कहेंगे महीने में कितना लीटर पेट्रोल आपकी कंज्यूम होता है? आप कहोगे जी कि 100 लीटर तेल कंज्यूम होता है। 30 रुपये लीटर बढ़ा तो कितना बढ़ा? 3000 रुपये तो बढ़ा। तो वो कहेंगे कि यार 3000 रुपये, 3000 रुपये का तो तुम यार, जब तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो, एक बियर बार में जाते हो, 3 जने मिल करके जाते हो, तुम्हारा लंच का कितना बिल बनता है? वो कहता है जी बन जाता है 3-4 हज़ार रुपये का। तो बस तो बात बराबर होगी, क्या फर्क पड़ सारे गया? आदमी तो नहीं जाते ना जो पेट्रोल डलवाते हैं, सारे आदमी नहीं अपर जाते ना। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, एक अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आप एक सबसे बड़ा एक फैक्टर डाल के देखिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन आप जिस शहर में रहते थे, आप अपने घर से रेलवे स्टेशन को जाते थे, तो आज से 2 साल पहले भी ऑटो वाला आपसे 80-90 रुपये, 100 रुपये, 125 रुपये लेता था। आज भी वो उतना ही ले रहा है। ओला उबर में जो आप गाड़ी बुक करते थे, तो आज से 2 साल पहले
जिस रूट पे आप जाते थे तो नॉर्मल जो किराए का रेंज था आज भी वही किराया दे रहा है, मैं भी वही दे रहा हूँ। मैं आज दिल्ली में जब मैं ओला की कैब बुक करता हूँ तो मेरे घर से रोहिणी से नई दिल्ली स्टेशन जाने का मोर और लेस 200 रुपये लगता था। वो 200 रुपये मैं 2 साल पहले भी देता था और वही 200 रुपये मैं आज भी दे रहा हूँ। 10-20 रुपये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस एंड माइनस होता रहता है, लेकिन 2 साल पहले की पेट्रोल और डीजल की रेट में और आज की रेट में 20 कम से कम 15-20-25 रुपये 30 रुपये का अलग अलग शहरों के हिसाब से अंतर आ चुका है। तो क्या रेट नहीं बढ़ने चाहिए थे? इसका मतलब आपका प्रॉफिट ही तो कम हो रहा है ना। आज आप खुद देख लो कि जो हमारी चाय की पत्ती है, चाय बनाते हैं हम, उसकी रेट जस्ट मोर अराउंड टू डबल हो चुकी है। गैस सिलेंडर के भाव डबल हो चुके हैं, चीनी बढ़ चुकी है। लेकिन जब आप थड़ी पे चाय पीने जाते हो तो थड़ी पे चाय आपको आज से 3 साल पहले भी 10 रुपए की मिलती थी, आज भी 10 रुपए की मिल रही है। उस चाय वाले का मार्जिन कम नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो उसका मार्जिन कम हो रहा होगा ना। अच्छा टुनी जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की, जैसे 18 साल से लेके 25 साल के बीच का जो यूथ है, तो आपने फ़ोन की बात की, फ़ोन पे लगे रहते हैं। 16 साल के जो नौजवान है, उसके बाद वीडियो गेम आ जाती है, फिर गेम आ जाती है, फिर स्कूल की स्टडी है। क्या ये भी प्रोपोगंडा है एक गेम को लेके, या इनको यूथ को इस साइड जाने ही ना दिया जाए भी? कैसे राजनीति होती है, क्या राजनीति करनी है? बिल्कुल, ये सब जो है देखिए, जो बाहर की जो एजेंसीज होती हैं वो लोग जब प्लानिंग करती हैं तो वो लोग मल्टी डायमेंशनल प्लानिंग करते हैं, कई साल आगे की सोच करके रखते हैं। उन्हें ये तक पता होता है कि आज के 10 साल बाद में भी हमें पावर में आना है, हमें आज के 20 साल बाद में भी पावर में रहना है। तो जब मोदी जी जब पावर में आए 2014 में, तो उनको 2014 में पावर में लाने की तैयारी उससे 20 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो जब 2014 में मोदी जी को लाया गया तो इसका मतलब कि वो लोग प्रोग्रामिंग उसके 10 साल पहले से कर रहे थे। तो जो बच्चा 10 साल उस टाइम जो 10 साल की उम्र में का जो बच्चा था, उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि तुम्हें खाली मोबाइल गैजेट्स में और टीवी में ही तुम्हें उलझ करके रहना है। वो बच्चा आज मैं दिल्ली में हूँ, मैं मतलब यदि मैं दिल्ली में यदि मैं किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाऊँ, किसी यूथ की भीड़ में जाके खड़ा हो जाऊँ, जो यूथ किसी कॉफ़ी शॉप के बाहर बैठा हुआ हो या किसी मॉल के अंदर घूम रहा हो, यदि मैं उस यूथ से उसका पॉलिटिकल विल या उनकी पॉलिटिकल नॉलेज पूछना चाहूँ, तो वो बता भी नहीं पाएगा कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब की हायरार्की क्या होती है, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, दे डोंट नो। पंजाब को तो पता चल गया होगा ना अभी। देखिए, पंजाब जो है एक हिस्टोरिकल रूप से भी थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप का स्टेट रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले एक अफवाह उड़ी थी, या एक प्रपोजल आया था कि भाई यूपी को भी 3 या 4 टुकड़ों में बांटा जाएगा। क्यों बांटा जाएगा? जितने छोटे स्टेट होंगे, फ़ायदा किसको होगा? छोटा स्टेट बनाने का फ़ायदा हमेशा ब्यूरोक्रेसी को फ़ायदा होगा, सियासत करने वाले नेताओं को फ़ायदा होगा, पब्लिक को कभी फ़ायदा नहीं होगा, डेमोक्रेसी को हमेशा नुकसान होगा। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने पीएम बनना था। 2014 में 20 साल पहले डिसाइड हो चुका था। क्या 2044 में किस व्यक्ति ने पीएम बनना है, ये डिसाइड हो चुका है आज की डेट में? मैं आपको बताऊं कि इस दिशा में डेफिनेटली काम चल ही रहा है, क्योंकि जो बाहर की जो एजेंसीज होती हैं वो अपने एसेट्स तैयार करती रहती हैं। ऐसा नहीं था कि उस टाइम अकेले मोदी जी के पर दांव खेला गया था। उनके पास में ऐसे कई मोहरे थे। लास्ट मोमेंट में उन्हें लगा कि हमारे पास में कई मोहरे हैं। जैसे एक आदमी, आप जब तैयार होने जाते हो तो आप अपने वार्डरूम में, आप अपने अलमारी की वार्डरोब देखते हो, आपको लगता है कि नहीं ये वाली शर्ट नहीं पहनूंगा, इस पैंट के साथ में वो कलर अच्छा लगेगा, आप वो पहन लेते हैं। तो उसी तरह से जो बाहर की एजेंसीज होती हैं वो अपना नफ़ा नुकसान सोचती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें इसके साथ में जाने में फ़ायदा होगा, तो वो इससे चुनती हैं। डिसाइड कौन करता है बात? ये सारे बाहर की जो यदि आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल में यदि डीपर में जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड को चलाता कौन है, पूरे वर्ल्ड को गिने चुने मुट्ठी भर 50 लोग पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए, हम ये सोचते हैं जी कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए। अंग्रेज का मतलब कौन? कि इंग्लैंड की महारानी या इंग्लैंड के किंग हमारे ऊपर राज करके गए। इंग्लैंड की महारानी और इंग्लैंड के किंग के ऊपर कौन राज करता था? बॉस का भी तो बॉस होता है ना। तो इंग्लैंड की महारानी और इंग्लैंड के राजा को कौन कंट्रोल करता था? वहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। वो मेरी किताब के अंदर में भी है, जिसको मैं बोलता हूँ कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जिसको हम कहीं न कहीं पे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। खुद हमारे पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी और
इनके मंत्री लोग बार बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम लेते रहते हैं, ये सारी चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। आप तो सीधे ही कह रहे हो भी जो भारत के पीएम उनको कोई और चलाता है, तो क्या बाकी देशों के पीएम भी वही चलाते हैं 50 आदमी? बिल्कुल यही होता है कि आज आप खुद देखिए कि रिसेंटली जो जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है, तालिबान आया है। आपको क्या लगता है तालिबान के आने से भारत हिंदुस्तान की सिचुएशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिस तरह से जो तालिबान आया है, तो तालिबान का आना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वरदान की तरह है। ये बात उल्ट कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे कुछ और सोचा जा रहा है। ये लोग प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि देखो तालिबान आएगा तो देखो ऐसे मारकाट मचेगी, ऐसे कट्टरता आएगी, ऐसे दाढ़ी वाले आ जाएंगे, वो सबको बुर्का पहना देंगे, ऐसे गोलियां मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। एक तरह का डर बैठाया जाता है जिसको कि इस भाषा में बोला जाता है इस्लामोफोबिया। तो जो राजनीति का जो यहूदीकरण है, तो पूरा जो राजनीति है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो पूरा यहूदियों का कब्जा है उसके ऊपर। और यहूदी जो है पूरे वर्ल्ड को इस्लामोफोबिया से डराते हैं, जबकि नेचुरल ग्राउंड पे ऐसा कुछ होता नहीं है, इस्लामोफोबिया उनका क्रिएट किया हुआ होता है। अब यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान के केस में, भारत सरकार एक अलग यूनिट है, मोदी जी और भाजपा एक अलग यूनिट है। आप कहोगे कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत सरकार अलग है, मोदी जी अलग चीज़ है। मोदी जी को जहां अपना और भाजपा का फायदा नजर आएगा, वहां पे वो भारत सरकार का नुकसान कर देंगे। कैसे भी उदाहरण दे सकते हैं आप? यदि मैं आपको बात करूं सिंपली, जो अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का मूवमेंट हुआ है, या हिंदुस्तान के अंदर जो चाइना का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान के अंदर चाइना का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान आया है, उससे भारत सरकार को खतरा है, भारत सरकार को नुकसान हुआ है, लेकिन भाजपा और मोदी जी को फायदा हुआ है। किस दिशा में फायदा हुआ है? उन्हें इलेक्टोरल और पॉलिटिकल फायदा हुआ है। भारत सरकार का स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेसी वाइज भारत सरकार को लॉस हुआ है, इकोनॉमी लॉस भारत सरकार की हुई है, लेकिन पर्सनल गेन और पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट मोदी जी और भाजपा को हुआ है। अच्छा नवनीत जी, आपने किताब में लिखा भी हुआ है कि वाकई सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ बना के कोई देश का पीएम बन सकता है, कोई भी देश का? देखिए, इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया, आप इंटायर मीडिया, आप सोशल मीडिया को खाली सोशल मीडिया मत समझिए, आप इंटायर मीडिया बोलिए। इसके अंदर आपका यूट्यूब भी आ गया, गूगल भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, आपका टीवी चैनल भी आ गए, अखबार भी आ गए, सभी कुछ आ गए। तो जब आपका कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जब जब हम आज से 10 साल पहले, एक अखबार की एक इज्जत हुआ करती थी। अखबार के अंदर यदि कोई चीज़ खबर छप जाती थी तो लोग कहते थे कि ये अखबार में छप गई है, इसका मतलब सही है। आज की तारीख में उल्टा है, अखबार के अंदर यदि कोई चीज़ छप गई है तो लोग कहते हैं झूठ छपी होगी, पता नहीं क्या छपा होगा, हमें इसका भरोसा नहीं है। तो तरह तरह से फैक्ट न्यूज, फैक्ट चेकर वेबसाइट्स बन रही हैं जो ये बताती हैं कि नहीं भाई, इस अखबार के अंदर जो है गलत छपा है। अच्छा, अभी स्टेट की बात करूँ, क्या स्टेट में कौन सा सीएम लगना है, कौन सा सीएम का चेहरा होगा, क्या वो भी सेंटर करता है तय, कि वो भी ऊपर से ही आप जैसे बोल रहे हो बाहर से तय हो क्या होता है? यदि मैं पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से बात करूं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी XYZ पार्टी हो, तो एक तो किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी का जो भी नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो पार्टी को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्टाइल में उसको चलाता है। सबसे पहला तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है। दूसरा, 2014 से पहले तक की सिचुएशन क्या थी, जब तक भाजपा एक कॉरपोरेट पार्टी के फॉर्मेट में नहीं आई थी। भाजपा जो कॉरपोरेट पार्टी के फॉर्मेट में आई है वो 2014 से आई है। उससे पहले क्या था कि जिस आदमी ने प्रदेश अध्यक्ष बनना है, तो वो बोलता था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा तो पूरे ज़िले का जो खर्चा पानी है, पूरे ज़िले के संगठन का हिसाब किताब, पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, मैं कितना लगाऊंगा, सब मैं मैनेज कर दूंगा,
आप बस मेरे को स्टेट प्रेसिडेंट अनाउंस कर दो। तो जो आदमी मुख्यमंत्री बनता था वो ये बोलता था कि पूरे स्टेट का इलेक्शन का जो भी खर्चा होगा आई विल मैनेज, आई विल लुक आफ्टर, किनको टिकट देनी है, किनको कैंडिडेट बनाना है, मैं मैनेज कर लूँगा। मेरे को बस पार्टी का जो आला कमान है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तैयार कर दे, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। तो जब हम एक स्टेट लेवल की बात करते हैं तो हज़ारों करोड़ की बात आ जाती है। वो हज़ारों करोड़ की डीलिंग में क्या हुआ कि अब आपको एक स्टेट के अंदर मान लीजिए 200 असेंबली हैं, 400 असेंबली हैं, कहीं 100 सवा 100 असेंबलीज हैं। तो अब आपको 100 सवा 100 असेंबलीज में आपको पार्टी का संगठन बनाना है, आपको प्रचार करना है, तो यू नीड ए लॉट ऑफ फंड्स। तो लॉट ऑफ फंड्स कौन देगा? तो एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल में एक प्रदेश अध्यक्ष उठ करके आता है, एक सीएम का चेहरा उठ करके आता है, वो ये बोलता है कि हाँ मैं ये सारा स्ट्रक्चर मैनेज कर लूँगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मैं मेरे रिसोर्सेज से लेके आऊँगा, यहाँ से मैं पैसा कमाऊँगा और इतना पैसा एज ए रॉयल्टी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा। यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देखोगे तो उस पॉलिटिकल पार्टी का, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी, यदि आप किसी ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी का भी यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर यही लिखा हुआ होता है कि जितने भी स्टेट यूनिट्स हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टेट देन फिर सेंटर। सेंटर का अलग से तो कुछ होता ही नहीं है ना। स्टेट को यदि 30 स्टेट हैं, 30 स्टेट को जोड़ दोगे तो सेंटर हो गया। तो सेंटर की खुद की तो कोई ज़मीन ही नहीं है ना, 30 स्टेट मिलके सेंटर बनाते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ होता है कि स्टेट के पास में जितना रेवेन्यू आएगा वो उसका कुछ सर्टेन परसेंट, 20%, 15%, 30%, 35%, 25%, पार्टी वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो पैसा सेंटर को देंगे। सेंटर उस पैसे से अपनी एक्टिविटी चलाएगा या उस पैसे को, वो तो लोगों का पैसा है ना। वो उस पैसे से जिस स्टेट के अंदर उनकी संगठन नहीं है वहाँ पे खर्चा करेगा। हो सकता है कि एक पार्टी मान लो 2 स्टेट में मजबूत है, बाकियों के स्टेट में कमज़ोर नहीं है, तो क्या होगा, 2 स्टेट से पैसा आएगा, उसी 2 स्टेट से जो पैसा आएगा सेंटर के पास में, उसी पैसे से वो बाकी के स्टेट में एक्टिविटीज करेगा। ये पार्टी पार्टी का फंड नहीं हुआ ना, ये तो टैक्स हो गया ना, जो लोगों की जेब से जा रहा है पैसा। नहीं, मैं पार्टी के फंड की बात कर रहा हूँ। आपने मेरे से अभी सवाल पूछा था कि पार्टियों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा या कौन तय करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई सारे विधायक मिल करके विधायक दल का नेता चुनते हैं। ऐसा कभी होता तो है नहीं। पिछले 10-15 सालों में जब से मैंने होश संभाला है, आपने कब देखा कि विधायक दल की मीटिंग होती है और वो मुख्यमंत्री का चेहरा तय करते हैं? पता पड़ता है कि उधर से जी आडवाणी जी ने अनाउंस कर दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। बताओ, मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने थे तो कौन से विधायक दल के नेता ने चुना था? वो सेंट्री तय करता है। मोदी जी तो हिमाचल में बैठे थे, वहां से आडवाणी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया। इन्होंने तय कर दिया कि नहीं मोदी जी, अब आप जो है हिमाचल से उठ करके बीच में आप जाओ, गुजरात में जाके मुख्यमंत्री बन जाओ। 6 महीने बाद में आपने चुनाव लड़के आपने अपनी सदस्यता बना लेनी है। तो मोदी जी को इस विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री चुना था? किसी ने नहीं चुना था। आज आप चाहे किसी भी XYZ के स्टेट में चले जाओ, यहाँ पे मतलब जो पार्टी का जो अलकमान होता है उनकी एक वन साइडेड उनकी दादागिरी होती है। आप दादागिरी बोल दीजिए, मोनोपोली बोल दीजिए, जो भी वर्ड्स आप उसको यूज देना चाहें आप उसको दे दीजिए, वो डिसाइड करते हैं। यूथ है, अगर यूथ नहीं जागा, आपने बोला 18 से 25 के बीच में, आने वाला भविष्य कैसा होगा भारत का फिर? बहुत ही जिसको आप ये कह सकते हैं कि अंधकारमय है। यदि आज की तारीख में आप कल्पना करो कि जो आदमी 35 साल का है, 40 साल का है, 45 साल का है और जो मोदी भक्त है, उसके घर में क्या माहौल होगा? उसके घर का जो छोटा बच्चा होगा जो आज 8-10 साल का है, वो बच्चा 10 साल बाद में किसको वोट देगा? ये पहले डिसाइड हो चुका है। जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ। आप अपने आस पड़ोस में, गली मोहल्लों में, अपने रिलेशंस में, किसी के भी घर में जाके आप एक बेसिक सर्वे करिए। एक एवरेज जो एक इंसान आज 35 से 45 साल की एज में है, जाहिर सी बात है कि उसके बच्चे 10-12 साल की एज में होंगे। ठीक है, आज मान लो किसानों ने आंदोलन किया, कुछ मान लीजिए इक्वेशंस बदल गई, सरकार बदल भी गई, तो जिन लोगों की मेंटलिटी जो ग्रूम हो चुकी है उस तरीके से, वो कहाँ से आप बदल दोगे? तो 10 साल बाद में जो ये जनरेशन, जो आज जो बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के हैं, 5 साल बाद में ये किसके वोटर्स बन के तैयार हो रहे हैं?
यहाँ पे वोटर एजुकेशन क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश में मीडिया लिटरेसी एकदम जीरो है, पॉलिटिकल लिटरेसी एकदम जीरो है। अब अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए क्लास वन ऑफिसर के पास में आप पहुँच जाओ, आप उसके सामने अखबार रख दो, टीवी उसके सामने खोल करके रख दो। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि देश की 99.99% पॉपुलेशन को वो एक न्यूज़ देख करके ये नहीं बता सकता कि इस न्यूज़ के पीछे का एजेंडा क्या है। ये पेड न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है या एजेंडे वाली न्यूज़ है या स्पॉन्सर्ड न्यूज़ है। इस न्यूज़ को किसने लगवाई है और लगवाने के पीछे किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, लोगों को समझ नहीं है। इस धंधे की जो समझ है वो केवल और केवल 0.001% लोगों को इन चीज़ों की समझ है। बाकी सारे लोग चाहे भले पढ़े लिखे होंगे लेकिन मीडिया लिटरेसी और पॉलिटिकल लिटरेसी उनकी जीरो है। तो हमारे देश में लोकतंत्र तभी आएगा जब हम एक बच्चों को, जब वो 10-12 साल की उम्र में होता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसको मीडिया लिटरेसी और पॉलिटिकल लिटरेसी दोनों चीज़ें उसको दी जाएँ। उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसको सिखाई जाएँ कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर एक नागरिक के हमारे क्या अधिकार हैं, सरकार का क्या कर्तव्य है अपने नागरिकों के लिए। तो ये चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਐਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।